Hello students, in the previous video we learned about electronic mail. Now today we will see about the DNS domain name system and about socket programming. So let's start with DNS domain name system. So हम क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम इंसान हैं. सो हमारी पहचान काफ़ी तरीके से हो सकती है, हमको काफ़ी तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लोग अपने नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सबकी अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होती है, अलग अलग पहचान होती है, राइट. सो इंटरनेट में जो होस्ट होते हैं उनकी भी अपनी पहचान होती है, उनका जो आइडेंटिफायर होता है वो उसका होस्ट नेम होता है. होस्ट नेम सच एज CNN.com, www.yahoo.com. सो ये नाम हम ह्यूमन बीइंग्स है वो पहचान सकते हैं इजीली. बट अगर किसी वेबसाइट का नाम ऐसा 177.7.106.83 ऐसा कोई नंबर से हुआ तो हमको ये नाम याद रखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है. बट अगर www.yahoo.com का नाम हुआ तो हम इजीली ये नाम याद रख सकते हैं. सो होस्ट नेम क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन का टाइटल जो भी होता है उसका टाइटल प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट पे. सो होस्ट आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज बाय IP addresses. So we can identify host by a host name or by IP addresses. So usually people prefer the more mnemonic host name identifier, while routers prefer fixed length hierarchically structured IP addresses. पीपल है मीन्स हम जो ह्यूमन बीइंग्स है वो सिंपल mnemonic मीन्स अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में जो होस्ट नेम होता है लाइक www.google.com वो हम पहचान लेते हैं. बट जो राउटर्स होते हैं वो फिक्स्ड लेंथ के स्ट्रक्चर्ड IP एड्रेस को पहचानते हैं, लाइक इन नंबर फॉर्म 199.82.3 लाइक दैट. सो वी नीड अ directory service that translate that होस्ट नेम इनटू द IP एड्रेसेस. तो डोमेन नेम सिस्टम क्या है, तो वो एक इंटरनेट सर्विस है जो डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करती है. सो आप जब डोमेन नेम यूज़ करते हैं सो DNS जो डोमेन नेम सिस्टम वो सर्विस है वो डोमेन नेम को उसको पर्टिकुलर IP एड्रेस में ट्रांसलेट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो www.google.com है वो क्या है, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म है जो ह्यूमन याद रख सकता है, पहचान सकता है. बट यहाँ पे DNS सर्वर क्या करेगा, वो उसको IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देगा सो होस्ट उसको पहचान सके. एंड ये यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई अ होस्ट नेम एंड बाय द IP एड्रेस. सो DNA सिस्टम में DNS सिस्टम में अगर DNS सर्वर कोई डोमेन नेम को ट्रांसलेट करना भूल जाए तो वो सिस्टम दूसरे DNS सर्वर को पूछती है पर्टिकुलर ID को कि उसको कैसे ट्रांसलेट करना है उसके लिए, जब तक करेक्ट IP एड्रेस मिल नहीं जाता तब तक. सो DNS प्रोटोकॉल रन्स ओवर द UDP प्रोटोकॉल. So it is used of port number 53. So to resolve the domain name into IP addresses we need a directory services that translate the host name to the IP addresses. So this is the main task of domain name system. डोमेन नेम सिस्टम के लिए हमें डोमेन नेम सर्वर्स चाहिए. सो DNS इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो इम्प्लीमेंट हुआ है DNS सर्वर के अंदर, एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट अलाउ होस्ट टू क्वेरी टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ऑफ दैट DNS सर्वर. सो इन डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्किकल डेटाबेस इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास. सो उसमें पहला है द रूट DNS सर्वर, दूसरा है टॉप लेवल डोमेन TLD सर्वर, एंड इन द लास्ट
इन इज ऑथोरिटेटिव सर्वर। अब डीएनएस क्लाइंट है वो किसी होस्ट नेम, जो होस्ट नेम है लाइक www.amazon.com का आईपी एड्रेस जानना चाहता है। सो क्लाइंट पहले कोई एक रूट सर्वर को कांटेक्ट करेगा, ठीक है, जो आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा टॉप लेवल डोमेन सर्वर को, और उस टाइम वो रिटर्न करेंगे .com टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन क्या करेगा, .com टॉप लेवल डोमेन रिटर्न करेगा। आफ्टर दैट वो कांटेक्ट करेगा टीएलडी सर्वर को, जो टीएलडी सर्वर के साथ में जो आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा ऑथोरेटिव सर्वर के लिए लाइक www.amazon.com, और उसके बाद फाइनली वो कांटेक्ट करेगा www.amazon.com ऑफ ऑथोरिटेटिव सर्वर, जो होस्ट नेम www.amazon.com का आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा। सो now let's understand these three classes distributed hierarchical database। सो पहला है रूट डीएनएस सर्वर। सो वर्ल्ड में टोटल 13 डीएनएस रूट सर्वर्स है फ्रॉम ए टू एम। सो यहाँ पे जो भी कंट्री में है ये डीएनएस रूट सर्वर आए हुए हैं, उस कंट्री के नाम दिए हुए हैं ए से लेके एम तक। सो नेक्स्ट है टॉप लेवल डोमेन TLD servers। So it is responsible for com.org.net, edu, arrow, jobs and all the top level country domains like .uk, .fr, .jp and .in। So .in which is the country code for India। So the company named Network Solutions maintains servers for .com TLD server। एजुकेशन में मीन्स edu कोर्स फॉर .edu TLD, एजुकेशन मेंटेन करता है .edu। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स। सो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के डीएनएस सर्वर होते हैं। सो वो सर्वर ऑर्गेनाइजेशन के नेम के हिसाब से ऑथोरिटेटिव होस्ट नेम एंड आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। सो इट कैन बी मेंटेन बाय ऑर्गेनाइजेशन और इट्स सर्विस प्रोवाइडर। एंड नेक्स्ट वन इज लोकल डीएनएस नेम सर्वर विच इज़ नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग्स टू द हायरार्की। सो जब जो होस्ट होता है उसके डीएनएस सर्वर में कोई क्वेरी आती है तो वो लोकल डीएनएस सर्वर को सेंड होती है। इट इज़ एक्ट एज अ प्रॉक्सी सर्वर एंड फॉरवर्ड्स क्वेरी इनटू हायरार्की। फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे बहुत सारे आईपी एड्रेस होते हैं, सो वो उसके डोमेन नेम से पहचाने जाते हैं। सो एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई अ डोमेन नेम। सपोज एक वेबसाइट सर्च की हमको वेबसाइट सर्च करनी है flamingo.ca। सो उसमें क्या होगा, जो रूट नेम है वो है .ca। सो ये पहले रूट लेवल पे जाएगा, मीन्स रूट लेवल पे सर्च होगा और रूट डीएनएस सर्वर के पास जाएगा और सर्च करेगा .ca। सो उसको अगर .ca रूट नेम मिल जाएगा और तो उसके बाद वो जाएगा TLD डीएनएस सर्वर के पास विच इज़ द टॉप लेवल डोमेन, और वो सर्च करेगा flamingo.ca के लिए और उसको उसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। उसके बाद वो ऑथोरिटेटिव रूट सर्वर के पास जाएगा और उसको वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा। सो उसका आईपी एड्रेस भी मिल गया। सो आईपी एड्रेस मिलने के बाद वेब सर्वर मीन्स वेबसाइट का डेटा भी मिल जाएगा। डीएनएस में दो टाइप के डिज़ाइंस होते हैं, एक है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस डिज़ाइन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन। सो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन इज़ मोर प्रिफर्ड ओवर सेंट्रलाइज्ड डिज़ाइन टू implement DNS into the internet, which is because of single point of failure। सपोज हम एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर यूज़ कर रहे हैं और अगर वो DNS सर्वर फेल हो जाता है तो एंटायर इंटरनेट वर्क करना बंद हो जाएगा।
नाउ दूसरा है ट्रैफिक वॉल्यूम. सो डिवाइसेस एंड यूजर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो वो सभी लोग और डिवाइसेस है वो सेम टाइम पे एक ही साथ बहुत सारे सर्विसेज एक्सेस कर रहे होते हैं. सो वो एक सेंट्रलाइज सर्वर हैंडल नहीं कर पाता. सो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस यूज़ करते हैं तो वो कंट्री और कॉन्टिनेंट लेवल पे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है. हमने रूट सर्वर में देखा ठीक ऐसे ही. सो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ होल वर्ल्ड. सो सिंगल DNS सर्वर कैन नॉट हैंडल द ह्यूज DNS traffic, but in distributed system it distributed and reduce overload on server. Next is a distance centralized database. So a single DNS server cannot be close to all querying clients. मतलब सिंगल DNS सर्वर क्लाइंट की सभी क्वेरी सॉल्व नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल DNS सर्वर न्यूयॉर्क सिटी में है. सो अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई क्वेरीज आती है तो वो उनको दूसरी साइड न्यूयॉर्क सिटी में ट्रैवल करके आना पड़ेगा. सो इट परहैप्स ओवर स्लो एंड कंजेस्टेड लिंक्स विच मीन्स ट्रैफिक हो जाएगा लिंक्स में, cause of significant delays. So the next is maintenance. So maintenance required होना चाहिए to keep the records for all internet hosts. So it would have to be updated frequently to the account for every new host. Now let's see about recursive and iterative inquiries. So समटाइम्स क्लाइंट नेम सर्वर से कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट नेम सर्वर से मीन्स डोमेन नेम सर्वर से फाइनल आंसर के लिए रिक्वेस्ट करता है. सो जब क्लाइंट फाइनल आंसर के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट करता है तो जब डोमेन नेम सर्वर है वो डोमेन नेम के लिए ऑथोराइज्ड होगा तो वो क्वेरी के लिए डेटाबेस में चेक करेगा और रिप्लाई करेगा. अगर कोई क्वेरी होती है तो वो क्या करेगा, पहले डोमेन नेम सर्वर के पास जाएगा और अगर वो नेम ऑथोराइज्ड होगा तो वो क्वेरी के लिए डेटाबेस में सर्च करेगा और रिप्लाई देगा. बट जब ये सर्वर ऑथोराइज्ड नहीं होगा तो ये रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वर पे डाइवर्ट करेगा, मीन्स भेज देगा. वो मोस्टली पेरेंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और रिस्पॉन्स के लिए वेट करेगा. आफ्टर देन जब क्वेरी सॉल्व हो जाएगी तब क्लाइंट को अपना रिस्पॉन्स मिल जाएगा. सो ये क्वेरी को रिकर्सिव क्वेरी कहते हैं और जो प्रोसेस है उसको रिकर्सिव रिजोल्यूशन बोलते हैं. इन इटरेटिव क्वेरी इस टाइप का मैपिंग जब होता है जब क्लाइंट कोई आंसर इस टाइप का मैपिंग तब होता है जब क्लाइंट कोई आंसर के बारे में रिक्वेस्ट नहीं भेजता है. सो इटरेटिव रिजोल्यूशन में क्या होता है कि क्लाइंट जिस वेबसाइट नेम के लिए रिक्वेस्ट भेजता है अगर वो सर्वर के पास ऑथोरिटी होगी तो वो डायरेक्टली आंसर क्लाइंट को भेज देगा, किसी पेरेंटल सर्वर के पास नहीं जाएगा. बट अगर ऑथोरिटी नहीं होगी क्लाइंट के पास तो वो क्या करेगा, ऑथोराइज्ड वो नेम नहीं होगा तो वो क्या करेगा, क्लाइंट को उसका IP एड्रेस रिटर्न कर देगा और उस सर्वर का जिसके पास उसकी क्वेरी का आंसर हो. तो क्लाइंट अब क्या करेगा, वो जिसका IP एड्रेस उसको प्रोवाइड हुआ है उस एड्रेस के पास जाएगा, उस सर्वर के पास जाएगा. सो अब क्लाइंट उस नए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा जिसके पास आंसर है. अगर ये सर्वर के पास भी क्लाइंट की उस क्वेरी का सॉल्यूशन नहीं है तो वो वापस से IP एड्रेस क्लाइंट को सेंड करेगा, दूसरे सर्वर का IP एड्रेस क्लाइंट को सेंड करेगा और वापस से क्लाइंट उस भेजे हुए IP एड्रेस के पास जाएगा, मीन्स नए सर्वर के पास जाएगा. सो ये क्वेरी को कहेंगे इटरेटिव क्वेरी और ये प्रोसेस होगी इटरेटिव रिजोल्यूशन. सो हियर इन द फिगर वी कैन सी दैट क्वेरी 1 इज सेंट फ्रॉम cis.poly.edu to dns.poly.edu is a recursive query. So this is a recursive query because query directly asks dns.poly.edu to obtain the mapping on its behalf. But the
other queries, the other subsequent 3 queries, which are 2, 4 and 6, are iterative, since all the replies are directly returned to the dns.poly.edu. Now DNS कैशिंग. सो जब भी कोई क्वेरी कोई एड्रेस के लिए, कोई नेम के लिए रिक्वेस्ट करती है सर्वर को, तो सर्वर उसका आईपी एड्रेस सर्च करने में टाइम लगाता है. ठीक है, टाइम लेता है सर्च करने में. सो ये जो सर्चिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाए तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. सो कैशिंग का यूज़ करने के लिए सर्चिंग टाइम रिड्यूस हो सकता है. सो जब सर्वर दूसरे सर्वर को नेम मैप करने के लिए कहता है और रिस्पॉन्स रिसीव करता है, तो वो ये इन्फॉर्मेशन कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है क्लाइंट को रिप्लाई करने से पहले. सो अगर वही क्लाइंट या कोई दूसरा क्लाइंट वो सेम मैपिंग मीन्स सेम नेम के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, तो सर्वर उसकी कैश मेमोरी में देखेगा कि वो नेम की प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और हो जाएगी कि नहीं. तो यहाँ पे क्या होगा, उसके पास ऑलरेडी वो जो नेम है सर्च किया हुआ क्लाइंट का वो स्टोर्ड है, तो वो नेम की प्रॉब्लम वहीं सोल्व हो जाएगी और टाइम सेव होगा, उसको मेन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी नहीं पड़ेगी. बट जबकि सर्वर की कैश मेमोरी वो मैपिंग के लिए ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर रखेगी, जो वो नेम है वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर रखेगी, तो वो मैपिंग आउटडेटेड हो जाएगी और क्लाइंट को वापस से वो लेटेस्ट वाली मैपिंग का रिप्लाई नहीं मिलेगा. सो ये प्रॉब्लम टाइम टू लीव इंफॉर्मेशन मैपिंग में ऐड करने से सोल्व हो सकती है. और हर एक सर्वर को कंपलसरी ये टाइम टू लीव काउंटर एक मैपिंग कैश के अंदर स्टोर करने से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी. जिससे क्या पता चलेगा कि वो कौन से टाइम पे डिलीट या आउटडेटेड हो चुका है, वो उसको सर्वर में पता मीन्स कैश मेमोरी में पता चल जाएगा. तो वो वापस से उसको स्टोर कर लेगा. Now let's discuss about socket programming. So first let's recall about socket. So socket is an interface between application and network. So it is the entry point to the any of the network layer. So an application creates a socket, it transferring message from one layer to another layer. So there are two types of socket. First is TCP socket, it gives reliable transmission, and second one is UDP socket, it gives unreliable transmission. So we know that once the application is configured for the data transfer, then it can pass the data through the socket for the transmission, and the receiving side it receive the data from the socket in network. So from one host send their data using socket and pass to the another host or different host, and that host receive that data using socket. So हमने सॉकेट में आगे देखा है कि सॉकेट में क्या होता है. यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर है, वो सॉकेट को डेटा भेजता है ट्रांसमिशन के लिए, और जो डेटा है वो ट्रांसमिट होगा दूसरी साइड पे. यहाँ पे लोअर लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाता है. ठीक है, और वहाँ से एप्लीकेशन लेयर पे. तो हमने आगे सॉकेट के टॉपिक में देखा था कि क्या होता है. एप्लीकेशन लेयर है वो डेटा भेजता है ट्रांसपोर्ट लेयर को, किसके थ्रू, सॉकेट के थ्रू. ठीक है, हमने जैसे देखा था कि प्रोसेस एक घर है और सॉकेट क्या है, उसका दरवाज़ा. तो सपोज जो प्रोसेस चल रही है अभी, ठीक है, उसमें क्या है, एप्लीकेशन का जो डेटा है वो सॉकेट से होकर मीन्स दरवाजे से होकर कहाँ पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के दरवाजे पे जाएगा, और उसके थ्रू वो अंदर जाएगा प्रोसेस के अंदर. और कहाँ पे जाएगा, एप्लीकेशन के अंदर. सो ये जो है वो दोनों सॉकेट है. ठीक है, और वो जाते हैं इंटरनेट के थ्रू. और हमने जैसे देखा था कि
ये जो सारे लेयर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, वो सारे कंट्रोल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। और ये जो एप्लीकेशंस होती है वो कंट्रोल होती है ऐप डेवलपर के थ्रू। सो हमने यहाँ पे अभी देखा सॉकेट के बारे में। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द सॉकेट। द सॉक स्ट्रीम मीन्स TCP socket, and the second one is sock dgram means a socket datagram, UDP socket. So when we are using TCP protocol, it gives reliable delivery, and when we use UDP protocol services, it gives unreliable delivery. So UDP protocol in socket stream, the data packet delivery is in the order format, means in order guaranteed format, and in UDP there is no guarantee of data packet delivering in the order manner. So it is connection oriented when we are using TCP socket, and it is connectionless when we are using UDP socket. In sock stream means in TCP socket it is bidirectional, and in sock datagram means in UDP socket it is unidirectional. So let's see the this figure. So here it is bidirectional and in proper order, and in socket datagram the sockets are not in order form, they are in unidirectional. It is not connection oriented, it is connection less. So unreliable delivery, so data might be lost in unreliable delivery. मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पैकेट्स है 3, 2, 1 ये ऑर्डर फॉर्म में एप्लीकेशन लेयर में से सॉकेट थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। ये सब ऑर्डर फॉर्म में है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉकेट में से जो भी डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है, वो यूनिडायरेक्शनल में हो रहा है, वो कोई ऑर्डर में नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, कभी कभी डेटा पैकेट लॉस भी हो सकते हैं। थैंक यू।